हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज आप लोगों के लिए साइंस का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हूबहू उतरेगा, इसको आप लोग पढ़ के जाएंगे तो ऐसे ही आपको पेपर में मिलेगा। विज्ञान का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। 20 क्वेश्चन कराएंगे इसमें। आप लोगों को देखेंगे तो 20 में कम से कम 15 आपको फंसेगा, पेपर में जरूर आएगा, देखना। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए क्या है हमारा प्रश्न। पहला हमारा क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। मतलब कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हमारा क्या है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये सब गलत है। PbNO3 ये सब गलत है। लेड नाइट्रेट का सही सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान हमको कैसे पता करना होगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि शुद्ध जल एक उदासीन होता है। ठीक है, ना ये क्षारीय होता है ना ये अम्लीय होता है। तो हमको क्या होता है, तो उदासीन होता है। तो इसका हमें पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग अगला देखेंगे। पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन कि धावन सोडा का रासायनिक नाम। तो हमको धावन सोडा का रासायनिक नाम पता होना चाहिए कि आप लोग पढ़े होंगे। धावन सोडा का मतलब होता है धोने वाला सोडा, मतलब निरमा और सरफ को कहते हैं धावन सोडा। उसमें ये पड़ता है, निरमा या सरफ में आप लोग को सफाई करने में, जैसे चीनी को साफ करने में, ये चीनी को साफ करने में COCl2 पड़ता है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर। और धावन सोडा जो होता है कि कपड़े को शुद्धिकरण में काम आता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, हमको आप लोग बताइए कि सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। ठीक है, अब और ध्यान से देखिए कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, अब आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। तो क्या हो जाएगा धावन सोडा का सूत्र, Na2CO3। ठीक है, इसमें 10H2O जरूर लगाएंगे, 10H2O। ठीक है, इसमें जरूर लगता है क्योंकि ये जल में मिलेगा तभी ये धावन सोडा सही से होगा। आप लोग देखेंगे कि एंटीमनी क्या है। आप लोग बताइए कि एंटीमनी क्या है। एंटीमनी एक क्या होता है, धातु होता है कि उपधातु होता है कि अधातु होता है कि मिश्र धातु होता है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि एंटीमनी एक उपधातु है। क्या है, एंटीमनी एक उपधातु है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। चलो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। मेरे प्यारे मित्रों, तो देखिए मेरा पांचवा क्वेश्चन है, क्या है आप लोगों को देखिए, बोल रहा है एस्टिक अम्ल का आईपीएसी नाम लिखिए। तो एस्टिक अम्ल क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि एस्टिक अम्ल क्या होता है। एस्टिक अम्ल का सूत्र पहले आप लोग समझ लीजिए। एस्टिक अम्ल को यूज करते हैं सिरका बनाने में। ठीक है, क्या बनाने में, एस्टिक अम्ल सिरका बनाने में यूज होता है। इसका सूत्र होता है CH3COOH। क्या कहते हैं, CH3COOH। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नाम हम कैसे लिखेंगे। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होता है, देखिए हमारा ऑप्शन है एस्टिक अम्ल कि एथेनोइक अम्ल, कि हमारा मेथेनोइक अम्ल, कि प्रोपेनोइक अम्ल। तो हमारा देखिए क्या होता है आईपीएसी नाम। तो हमको पता होना चाहिए कि एस्टिक अम्ल का आईपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। ये आप लोग मत समझना कि एस्टिक अम्ल ही आईपीएसी नाम होता है, नहीं। एस्टिक अम्ल का क्या आईपीएसी नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। आप लोग देखिए कि हमारा छठवां क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है। बोल रहा है स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक, मतलब कि स्वयं को पालने के लिए हमको क्या सबसे ज्यादा मुख्य रूप से जरूरत है। तो मतलब कि हम लोगों को अपने आप में निर्भर रहने के लिए, सबसे ज्यादा जीवित रहने के लिए, सबसे ज्यादा पोषण के लिए क्या हमको चाहिए। तो हमको लोगों को पता होना चाहिए कि सब क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल चाहिए, कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, कि क्लोरोफिल चाहिए, कि कुल चाहिए, कि सारा चाहिए, ये तीनों चाहिए, उपयुक्त सभी। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जल भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, सूर्य का प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए है, और क्लोरोफिल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को पता होना चाहिए ये सभी हमको पोषण के लिए आवश्यक है।
आप लोग देखिए 7वां क्वेश्चन है, यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है, मतलब कि स्रावित अपने स्वयं से लेता है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि यकृत क्या स्रावित करता है। ऑप्शन देखिए, लार की जठर रस की पित्त रस की अग्नाशयी रस। तो हमको कौन रस या क्या लार या क्या हमको यकृत स्रावित करता है, तो हमको पता होना चाहिए पित्त रस स्रावित करता है यकृत। यकृत किसको कहते हैं, लीवर को, ठीक है, किसको कहते हैं, लीवर को। आप लोग देखिए वृक्कों का कार्य संबंधित है। वृक्कों का संबंधित मतलब कि क्या करता है वृक्क। वृक्क आप लोग समझते होंगे कि बायोलॉजी में आपको जब चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे तो वृक्क मतलब कि पढ़ाए होंगे तो आप लोग को समझाए होंगे कि वृक्कों क्या होता है, वृक्कों का कार्य संबंधित है। हम इस टाइम विस्तार से नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम कल ही है। तो आप लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छे से देखिए, ये सब केवल ऑप्शन ही देख लीजिए और ये क्वेश्चन ही देख लीजिए। अब विस्तार से हम समझा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही टाइम कम है। तो देखिए हमारा क्या है, विक्रों का कार्य संबंधित है पोषण या श्वसन या उत्सर्जन या परिवहन। तो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रों का कार्य संबंधित है उत्सर्जन से। क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, आप लोग देखिए 9वां क्वेश्चन आगे देखिए। देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, क्या है हमारा 9वां क्वेश्चन, बोल रहा है निम्न में से कौन मानव, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे कि मादा जनन तंत्र का भाग कौन कौन सा होता है। तो देखिए हमारा मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। आप लोग देखिए, पहला है हमारा अंडाशय, दूसरा हमारा गर्भाशय, तीसरा हमारा है शुक्रवाहिका और चौथा हमारा है डिंब वाहिनी। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा हमारे मतलब कि मानव में मादा जनन का भाग नहीं है। तो हमको पता होना चाहिए कि शुक्रवाहिका मादा जनन का तंत्र भाग नहीं है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हमारा कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। क्या है, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। हम लोगों को पता होना चाहिए कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, कि पहला ऑप्शन है टमाटर, कि दूसरा ऑप्शन है कि बैगन और तीसरा ऑप्शन है मटर और चौथा ऑप्शन है सरसों। तो हमको पता होना चाहिए कि तीसरा ऑप्शन है मटर, यही है इसका राइट आंसर। आप लोग को 11 क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यह बराबर 10 सेंटीमीटर। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि फोकस दूरी माइनस में उत्तल दर्पण की नहीं होती है, उत्तल दर्पण की सभी दूरियां क्या होती है, माइनस में होती है। उत्तल दर्पण की केवल वस्तु माइनस में होती है और सभी दूरियां क्या होती है, प्लस में होती है। तो फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमको क्या बोल रहा है कि क्या हमको पता करना है, वक्रता त्रिज्या। सूत्र क्या होता है, यह बराबर r/2। क्या होता है, यह बराबर r/2। हमको निकालना क्या है, r, वक्रता त्रिज्या। तो देखिए यह का मान कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे बराबर r/2 और r का मान निकालना है तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर। r का मान क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है सही, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 12वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म मतलब कि क्या होता है, प्रिज्म एक होता है, प्रिज्म होता है जिसमें 7 रंग की कलर देती है। कोई लाइट उस पर प्रकाश डालते हैं तो 7 रंग में बिखेर देता है। तो प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम मतलब कि सबसे ज्यादा कौन सा कलर देगा, तो प्रिज्म द्वारा विचलन होगा सबसे ज्यादा बैगनी रंग का। आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा रंग, बैगनी रंग। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति P का सही सूत्र क्या है। P मतलब पावर, पावर मतलब विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। तो हम लोगों को देखिए क्या हो जाएगा, P बराबर IR, P बराबर I स्क्वायर R, की हो जाएगा P बराबर B स्क्वायर R, की हो जाएगा P बराबर I R स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर I स्क्वायर R। ठीक है, हमारा 14वां क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है। तो देखिए केवल चुंबकीय क्षेत्र या केवल विद्युत क्षेत्र या विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक जो गतिमान आवेशित कण होता है
वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब हो जाएगा निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला मतलब आहार श्रृंखला एक बनाते हैं जो शुरू से होता है और सही क्रम में होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले घास आता है, फिर गेहूं या आम। ये सही है कि घास, फिर बकरी, फिर मानव। तो फिर हो जाएगा बकरी की गाय या तथा हाथी की घास, बकरी तथा मछली। ये गलत बात है। देखिए कि हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। कैसे हो जाएगा, क्योंकि घास को बकरी खाते हैं, बकरी को मानव खाते हैं, तो ये हमारा आहार श्रृंखला बन जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। फिर हमारा 16वां क्वेश्चन है, बोल रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो पादप में, पौधों में किस तरह जाइलम उत्तरदायी होता है, तो किस तरह, जल के वाहन में या अमीनो अम्ल के वाहन में कि भोजन के वाहन में कि ऑक्सीजन के वाहन में। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि पादप मतलब पौधे में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वाहन में। ठीक है, आप लोग ऐसे बने रहिए। 17 देखिए मेरे प्यारे मित्रों, 17वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। क्या मस्तिष्क उत्तरदायी है? मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन करने के लिए, उपयोग सभी के लिए। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि मस्तिष्क होता है सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, उपयोग सभी। सोचने के लिए भी हमारा दिमाग का प्रयोग करते हैं, शरीर का संतुलन बैलेंस बनाने के लिए भी दिमाग का प्रयोग करते हैं, और हृदय स्पंदन, जो हृदय चलता है, बार बार धड़कता है, वो मस्तिष्क से ही होता है। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा हो जाएगा। तो जो हमारा मतलब कि वस्तु से बड़ा, आप लोग पढ़े होंगे कि एक ऐसे बनाते थे और यहाँ वस्तु रखते थे और प्रतिबिंब फिर बनता था इसका, यहाँ से किरण निकल जाती थी फोकस दूरी से। तो मतलब किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाता था, तो वह दर्पण क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सा फिलामेंट लगा होता है, कौन सा धातु या कौन सा तार लगा होता है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा तार लगा होता है, टंगस्टन का। हमारा 20वां क्वेश्चन है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल क्या होता है, एक CH3 C बांड मतलब कार्बन का एक बांड होता है। तो ये कौन से कार्बन से जोड़ेंगे कि एक क्रियात्मक समूह हमको देता है। तो आप लोग समझेंगे कि CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप का होता है जो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह का कार्य करता है। ये C डबल बांड वो ये कीटोन का कार्य करता है, और वो H ये क्या होता है, हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं, अल्कोहल का कार्य करता है। वो CH3 ये किसका कार्य करता है, ईथर का कार्य करता है। आप लोग को, मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत ही बेहतर से समझ आया होगा। तो ऐसे हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।